नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। मित्र लाभ पूरा हुआ, सुहृद भेद भी पूरा हुआ, विग्रह चल रहा है। युद्ध किन स्थितियों में करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इस सब की चर्चा हो चुकी है। युद्ध अनिवार्य संजोगों में ही करना चाहिए, ऐसे ही किसी भी बात को लेकर के युद्ध कर लेना ये कभी भी योग्य नहीं माना गया है। फिर भी जब चित्रवर्ण ने उस दीर्घदृष्टा अपने मंत्री गीत से ये कहा कि देखो भाई, मेरे उत्साह को भंग मत करो, ये निश्चित है कि युद्ध होना है, सलाह देनी है तो ये दो कि जो लोग जीत जाते हैं वो शत्रुओं पे किस प्रकार से आक्रमण करें जिससे कि उनको सफलता मिले। तो वो गीत कहता है कि भाई, राजा की आज्ञा तो शिरोधार्य ही होती है। आप राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए बंधे हुए हैं। आप कभी ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं मंत्री हूं, योग्य सलाह देना यही मेरी जवाबदारी है, अगर राजा को कुछ अनुकूल नहीं है तो भी मैं सही बात कहूंगा। नहीं, आप कितने भी बड़े मंत्री बने रहें, आप कितने भी बड़े योद्धा बने रहें, आपका पद चाहे जो हो, लेकिन राजा का मुख और राजा की अनुकूलता देख करके ही व्यवहार करना यह हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। तब वो कहता है कि ठीक है महाराज, अगर आप जो विजिगीषु राजा हैं उनको क्या व्यवहार करना चाहिए ये जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। नद्यद्रीवन दुर्गेषु यत्र यत्र भयं नृप तत्र तत्र च सेनानीर या व्यूही कृतैवलैः। देखिए, सामान्य रूप से जो समतल मैदान है, समतल भूभाग है, वहां पे आपकी सेना चल रही है। क्योंकि आपको दूर तक आगे का दिखाई दे रहा है, पीछे से भी अगर कोई आ रहा तो आप देख सकते हैं, दाएं बाएं कहीं से भी कोई आक्रमण करे तो आप देख सकते हैं। तो वहां आपकी चौकसाई कम हो, वहां आप उतने चौकन्ने ना हो तो चलेगा। लेकिन आप किसी नदी के प्रवाह के बीच से जा रहे हैं, आप किसी पर्वत पे से जा रहे हैं, आप किसी वन प्रदेश से जा रहे हैं, आप किसी किले के पास से जा रहे हैं, मतलब ये सभी स्थितियां ऐसी हैं जहां आप न तो बहुत दूर तक का भूभाग देख सकते हैं और ना ही अधिक पीछे तक का देख सकते हैं। दाएं बाएं भी जहां तक आपकी नजर जाएगी उतना ही भूभाग आपको दिखाई देगा। तो इन सभी जगह पे अगर आपको चलना है तो राजा को व्यूह बना करके, अपनी सेना का व्यूह बना करके वहां पे चलना चाहिए, क्योंकि ये स्थान ऐसे हैं जहां राजा के लिए भयं नृप, भय उपस्थित रहता है। कई बार आपने ये देखा होगा कि आपके प्रदेश के कोई मंत्री किन्हीं की रोड मार्ग से यात्रा जा रही हो, तो जहां जहां पे आप ये मान लीजिए कोई दोराहा होगा, कोई तिराहा होगा, कोई चौराहा होगा, तो उस जगह पे आपको पुलिस का एक्स्ट्रा बंदोबस्त मिलेगा। अब उस चौराहे पे क्या आवश्यकता है भाई, जिस मार्ग से नेताजी को जाना उस मार्ग पे बने रहे, नहीं चौराहे पे इधर या उधर से। और ये तो आप नगर के अंदर की बात करें, अगर आप किसी एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं तो वहां भी जहां ऊपर से ब्रिज होंगे, जहां पुल वगैरह होंगे, तो ऐसी जगह पुलिस की एक्स्ट्रा तैनाती की जाती है। तो ये जो परंपरा हजारों साल पहले हमारे हितोपदेश में लिखी है, आज भी अगर राजा, कोई मंत्री कहीं प्रस्थान करता है तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं। और यहां तो जब राजा युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा है तब तो उसको अपने आसपास पूरा व्यूह बना करके ही आगे प्रस्थान करना चाहिए। अब वो व्यूह कैसा हो सकता है तो कहते हैं बलाध्यक्षा पुरोयायात
प्रवीर पुरुषान्विता मध्ये कलत्रम स्वामी चा कोशा फलगू च यद्वलम। देखिए, सबसे आगे आगे सेना के मार्गदर्शन के लिए जो बल यानी सेना का अध्यक्ष है, यानी जो सेनापति है, उसको चलना चाहिए प्रवीर पुरुषान्विता, श्रेष्ठ श्रेष्ठ वीर योद्धाओं के साथ। अपने श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ जो बलाध्यक्ष है यानी जो सेनापति है, उसको आगे आगे चलना चाहिए, मार्ग प्रशस्त करता जाए, मार्ग योग्य रूप से आगे आगे जब वो चलेगा तो पीछे पीछे राजा के आने के लिए वो मार्ग योग्य बनता चला जाएगा। सेना के मध्य भाग में कलत्रम, जो स्त्रियां हैं, राजा और राजा का कोष होना चाहिए, और उसके साथ में फल्गु च यद्वलम, यानी सेना में जो डरपोक लोग हुआ करते हैं, जो भीरू लोग हुआ करते हैं, उनको सेना के मध्य में रखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अगर डरपोक ही हैं तो उनको सेना में क्यों शामिल कर रखा है? भैया, यहां तो स्त्रियां भी शामिल हैं। तो जो लोग युद्ध नहीं कर सकते हैं वो लोग अन्य कार्यों में तो लग सकते हैं, सामान उठाना है, लेके चलना है, राजा का कोष है, खजाना है, उसको लेके चलना है। तो इन सभी जगहों पे इस प्रकार के लोगों को मध्य भाग में रखना चाहिए। पार्श्वयोर उभयोर अश्वा, अश्वानाम पार्श्वतो रथः, रथानाम पार्श्वयोर नागा, नागानाम च पदातयः। अब पूरी व्यूह रचना देखिए, आगे आगे तो सेनापति जा रहा है, उसके साथ में वीर वीर योद्धा हैं, उसके बाद राजा, उसका खजाना, स्त्रियां और जो कुछ कमजोर प्रकार के सैनिक हैं वो उसके बाद चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इनके आसपास घोड़े चल रहे होंगे, घोड़ों के बाद में रथ चल रहे होंगे, और रथों के बाद में हाथी होंगे, और हाथियों के बाहर जो है वो पैदल सेना का लेयर होगा। चतुरंगिणी सेना का उल्लेख पाया जाता था। अब आप ये मान के चल सकते हैं कि राजा और राजा का खजाना जहां है, ये मध्य भाग है सेना का। अब इसके पार्श्वों का अर्थ ये होता है, मतलब उसके पीछे नहीं, उसको बीच में लेकर के और घेरा बना करके घोड़े चलेंगे। फिर उन घोड़ों के आसपास घेरा बनाएंगे रथ, और उन रथ के आसपास घेरा बनाएंगे हाथी, और हाथियों के बगल में पैदल चल रहे होंगे। तो सबसे आगे तो सेनापति है, सेनाध्यक्ष है, उसके वीर वीर योद्धा हैं, तो आगे का मार्ग तो प्रशस्त होता चला जा रहा है, पर दाएं से, बाएं से और पीछे से किसी भी प्रकार का आक्रमण ना हो पाए, इसके लिए सी आकार जैसा ये बनाया जाएगा व्यूह, जिसमें सी का जो खुला हुआ भाग है वहां सेनापति है, अंदर के भाग में ये सारा खजाना वगैरह है, और ये जो सी बनेगा इसमें पहला लेयर होगा वो घोड़ों का होगा, इसमें दूसरा लेयर जो होगा वो रथों का होगा, और इसका बाहर का लेयर जो है रथ के बाहर का वो हाथियों का होगा, और सबसे बाहर जो आपको देखने को मिलेंगे वो पैदल होंगे। इस प्रकार से पूरा व्यूह बना करके प्रस्थान करना चाहिए। पश्चात सेनापतिर्यायात् खिन्ना श्वासयन् शनैः मंत्रिभिः सुभटैर्युक्तः प्रतिगृह्य बलम नृप। अब आगे आगे सेनापति चल रहा है, उसके बाद राजा, खजाना, स्त्रियां वगैरह हैं, लेकिन जो सेना का पृष्ठभाग है वहां जो दूसरे सेनापति हों, दूसरे मंत्री हों, जो और योद्धा हों, वो पीछे से रहेंगे, और वो पीछे इस प्रकार से रहेंगे, यायात खिन्ना आश्वासयन् शनैः, जो उसमें ऐसे योद्धा हैं जो पहले से ही युद्ध से पहले ही हार गए हैं, थक गए हैं, जिनको उस युद्ध में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे योद्धाओं को आश्वासन देते हुए साथ में रखना है। देखिए, सेना में संख्या का बहुत बड़ा महत्व होता है, संख्या बल का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई भी युद्ध सेना के आधार पे नहीं जीता जा सकता है।
युद्ध हमेशा योद्धाओं के आधार पर जीता जा सकता है। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास थी 11 अक्षौहिणी सेना। अब आप कल्पना कीजिए, 11 अक्षौहिणी सेना वाली कौरव सेना परास्त होती है और 7 अक्षौहिणी वाली जो पांडव सेना है उसका विजय होता है। क्योंकि युद्ध कभी भी सेनाओं से नहीं जीता जाता है, युद्ध हमेशा योद्धाओं से जीता जाता है। लेकिन सेना की संख्या का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए ये युद्ध सेना के द्वारा जीता जाएगा इसलिए नहीं, पर इतनी बड़ी सेना हो कि जिसको देख करके ही शत्रु कांप जाए। और इसके लिए भी संख्या बल को बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को साथ रखना पड़ता है। कुछ जो विश्व के महान योद्धा हुए हैं वो तो यही कहा करते थे कि भाई जो डर गया वो मर गया, जो डर जाएगा उसको सेना में साथ आने का काम नहीं है, उसको यहां से गोली मार दी जाएगी। जो युद्ध करना चाहते हैं, जिनको आत्म बलिदान देने की मन में इच्छा हो, युद्ध तो ऐसे लोग ही जिताते हैं। तो ऐसे लोगों पे हमेशा सब कुछ निर्भर रहता है। लेकिन जो बात मैंने कही कि संख्या बल का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए उस सेना के पृष्ठभाग में कुछ सेनापति, कुछ मंत्री जो पीछे रह जाते हैं योद्धा, क्योंकि वो इस मौके में रहते हैं कि कब मौका मिल जाए और धीरे से पीछे से खिसक जाए। तो ऐसे योद्धाओं को आश्वासन देते देते, ऐसे सैनिकों को आश्वासन देते हुए और साथ में लेकर के उनको चलना चाहिए। आगे कहते समेयात द्विषभम नागई जलाढ्यम समहीधरम सममस्वई जलम नौभि सर्वत्रैव पदाति भी। अब देखिए, आप कहीं आक्रमण करने जा रहे हैं, सारा ही जमीनी भाग होगा ये भी संभव नहीं है। कहीं आपको नदी मिल जाएगी, कहीं आपको पर्वत मिल जाएंगे, कहीं आपको खाइयां मिल जाएंगी। यानी मार्ग में तरह तरह का मार्ग आपको मिलने वाला है। तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं जहां समतल भूमि हो वहां पे तो आप पैदल सेना है और सभी प्रकार की सेना आपका साथ दे सकती है। लेकिन समेयात द्विषभम ना गई, जब आपकी भूमि समतल ना हो, विषम हो, ऊंची नीची हो, तो आपको हाथियों का साथ लेना चाहिए। क्योंकि ऐसी जगह पे हाथी ज्यादा सफल हुआ करते हैं। जहां पे अत्यंत ऊंचे पर्वत हों वहां पे भी आपको हाथी का साथ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पे भी हाथी ही आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकते हैं। जब भूमि समतल हो तो आप घोड़ों का साथ ले सकते हैं। जब पानी भरा हो, जलम नौ भी, तो आपको नाव का साथ लेना चाहिए। और सर्वत्र पदाति भी, और सभी जगह पे आपको अपने पैदल सैनिकों के साथ। अब ये राजा को समझना है कि वो जहां आक्रमण करने जा रहा है वो प्रदेश किस प्रकार का है। अगर वो भूभाग समतल है तो आप पैदल सैनिकों के साथ जाकर के, घोड़ों के साथ जाकर के आप आक्रमण कर सकते हैं, आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पता चला कि अधिकांश भाग जल से ढका हो, बहुत सारी नदियां बीच में पड़ती हों, और ऐसी किसी जगह पर अगर आप आक्रमण करने जा रहे हैं ना, तो फिर वो पैदल सैनिक, वो घोड़े उस प्रकार से काम नहीं करेंगे। तो वहां आपको हाथियों का सहारा लेना चाहिए। हस्तिनाम गमनम प्रोक्तम प्रशस्तम जलदागमे तदन्यत्र तुरंगाणाम पत्तीनाम सर्वदैव ही। देखिए भाई, अगर बारिश का मौसम आ रहा है तो आपको हाथियों की सवारी करके युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए। क्योंकि हाथी एक ऐसा प्राणी है, चाहे जितनी बारिश हो रही हो उसको फर्क नहीं पड़ता है। ना तो उसको सर्दी लगती है और ना ही वो ठंड की वजह से या अधिक बरसात की वजह से वो थक जाए, नहीं, वो पानी से कभी भी परेशान नहीं होता है। इसलिए अगर आपको जलदागम हो रहा है यानी बारिश पड़ रही है तो हाथियों के साथ
युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए। और अगर बरसात नहीं है और कोई ऋतु है तो आपको घोड़ों का सहारा लेना चाहिए, और पैदल तो हर स्थिति में आपके साथ रहेंगे। ध्यान रखिए कि जब आपकी स्थिति बरसात के अलावा अन्य और किसी भी ऋतु की है तो घोड़े अधिक सफल होते हैं, क्योंकि उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था कम करनी है हाथियों की अपेक्षा, और उनके लिए जो भी तैयारियां करनी है हाथियों की अपेक्षा कम करनी है। इसलिए ऐसे समय पे हाथियों के स्थान पे घोड़ों का साथ लेना चाहिए। लेकिन जहां घोड़े आपका साथ ही नहीं दे पाएंगे, ऐसा अगर बरसात का सीजन है तो आपको उस स्थिति में हाथियों का साथ लेना चाहिए। शैलेषु दुर्ग मार्गेषु विधेयम नृपरक्षणम स्वयोधय रक्षितस्यापि शयनम योग निद्रया। भैया, अगर पर्वतों पे हैं, अगर दुर्गम मार्ग में हैं, कठिन रस्तों पे हैं और रात्रि को विश्राम करने का नंबर आता है, तो राजा को ऐसा व्यूह बनाना चाहिए कि उसके आसपास उसकी रक्षा में बहुत सारे सैनिक तैनात हों। लेकिन चाहे जितने भी अपने योद्धा आसपास तैनात हो गए हों, आप कितने भी योद्धाओं के सर्कल में घिर करके निद्रा ले रहे हों, लेकिन आपको हमेशा योग निद्रा से विश्राम करना चाहिए, जिसमें आप सोते हुए भी जागते हैं और जागते हुए ही आप सो लिया करते हैं। यानी यहां सोना प्रगाढ़ निद्रा में आप इतने सो गए कि आपको पता ही नहीं, कोई खाट के साथ उठा करके आपको कहीं डाला है। राजा कभी भी ऐसी निद्रा नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके प्राण हमेशा संकट में हुआ करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्वयं के अंगरक्षक ही दुश्मन बन जाते हैं। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी इसका उदाहरण है। उनके अंगरक्षकों ने ही उनको मार दिया। इसलिए राजा को हमेशा सावधानी पूर्वक विश्राम करना चाहिए। नाशयित कर्षयित शत्रुन दुर्ग कंटक मर्दनई परदेश प्रवेशे चा कुर्यात आटविकान पुरः। देखिए, राजा को चाहिए कि जो शत्रु पक्ष का दुर्ग है या उन्होंने जो कुछ व्यवस्थाएं की हों अपने सुरक्षा के लिए, शत्रु के नाश से पहले उन सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझ ले। जब तक किले में शत्रु सुरक्षित है, आप किला नहीं तोड़ पाएंगे, तब तक आप मरते रहेंगे। तो अच्छी तरीके से इन सब चीजों का निरीक्षण परीक्षण करके नाशयित कर्षयित उनको नष्ट कर देना चाहिए, उनको छिन्न भिन्न खींच तोड़ फाड़ के बराबर कर देना चाहिए। परदेश प्रवेशे जा, और वो सब होने के बाद भी आपके शत्रु रूपी कांटे टूट गए हों, उसके बाद भी जब आप नगर में प्रवेश करते हैं तो भील लोगों को आपको आगे लेकर के चलना चाहिए। पहले उनको अंदर भेज दो, वो कहें कि हाँ सारे मार्ग सुरक्षित हैं, तभी आपको स्वयं उस मार्ग पे आगे प्रस्थान करना चाहिए। जब तक मार्ग की सुरक्षा की, नगर के अंदर पहुंच के संपूर्ण रूप से सुरक्षित होने का आपको समाचार ना मिल जाए जो वनवासी लोग हैं उनके पास से, तब तक आपको स्वयं नगर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। यानी नगर की व्यवस्था को जानने के लिए आप अपने किसी सेनापति को नहीं भेज सकते, आप अपने सैनिकों को भी नहीं भेज सकते। लेकिन जो वन निवासी होते हैं, क्योंकि वो आपकी अनुपस्थिति में भी उस नगर में पहले आते जाते रहते हैं, उनको राजा के साथ कोई बहुत गहरा संबंध नहीं होता है, उनको राजा के साथ कोई बहुत लगाव नहीं होता है। उनकी तरफ से तो कोभा राजा कोई भी हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आज आपने उनको दान दक्षिणा अच्छी दी है तो आज वो आपके लिए आपके साथ आगे बढ़ के आपका काम कर देंगे। चलिए, राजा को कैसे प्रस्थान करना चाहिए ये हमने चर्चा की। अब इसके बाद चर्चा करेंगे कि राजा और कोष का क्या महत्व है, यानी राजकोष का, धन संपत्ति का क्या महत्व है राजा के लिए
और ऐसे समय पे, युद्ध के समय, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।